बच्चों हम लोग आज शुरू करेंगे इंडिया चाइना पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन को और हम ढूंढेंगे पहले दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन वाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स फॉर्म, एंड दूसरा क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच कंट्री आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप लोग ढूंढेंगे मेरे साथ इंट्रोडक्शन में, और जैसे इंट्रोडक्शन ख़त्म कर देंगे मैं इन दोनों क्वेश्चनों के वेल आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं अब हम अपना इंडिया चाइना पाकिस्तान का सफ़र। हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट 4 इंडियन इकोनॉमी का इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन पढ़ेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन जॉन एफ कैनेडी के एक बहुत ही अच्छे स्लोगन कह लो या स्टेटमेंट कह लो से शुरू होता है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो ज्योग्राफी है हमें क्या बनाता है, हमें पड़ोसी बनाता है। तो ज्योग्राफी हमें पड़ोसी बनाता है एक दूसरे का, क्योंकि जियोग्राफिकल एरिया क्या है कि अगर मान लो आप हैं और आपके पड़ोस में कोई रहता है तो ये जियोग्राफिकली आपके रिलेटिव हैं, जियोग्राफिकल रिलेशन है इनके साथ, आपका पड़ोसी नाइबर्स हैं आपके। हिस्ट्री जो है वो आपको फ्रेंड बनाता है। अच्छा, हिस्ट्री कैसे फ्रेंड बनाता है? तो आपने सुना होगा ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, ये मेरे फादर्स का फ्रेंड का लड़का है तो मेरा भी फ्रेंड हो गया। ऐसे करके कहने का मतलब है कि हिस्ट्री आपके फ्रेंड्स बनाता है। हमने जैसे देखा होगा कि हिस्ट्री में किसने हमारे साथ अच्छा किया है वो हमारा मित्र है, जिसने हमारे साथ बुरा किया है वो हमारा दुश्मन है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली आपको आपके पार्टनर्स ढूंढने में मदद करता है, और जिसको भी आपसे ज़रूरत है या आपको किसी से ज़रूरत है तो इकोनॉमिक आप लोगों को मिलाता है। तो देखो 3 तरह के रिश्ते होते हैं, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक। 3 तरह के रिलेशंस हैं। तो आप भी देखिए कि आपके किसके साथ जियोग्राफिकल रिश्ते हैं, किसके साथ आपके हिस्टोरिकल रिश्ते हैं और किसके आपके साथ इकोनॉमिक रिश्ते हैं। आप देखिए अपनी लाइफ में कि हमारे भी किसी ना किसी वजह से हम किसी ना किसी के साथ कनेक्ट हैं। कई दोस्त हैं जिनके साथ हमारा इकोनॉमिकली रिलेट होगा, कई लोगों के साथ, कईयों के साथ हमारा हिस्टोरिकल होगा और कईयों के साथ हमारा जियोग्राफिक होगा। तो जब भगवान ने ही हमें एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ रखा है तो हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसलिए इस पॉइंट के साथ, इस टॉपिक के साथ शुरू करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन। चलिए अब मैं आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में पहले क्या लिखा हुआ है, तो लिखा है कि आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे इंडिया ने डेवलप किया। तो इंडिया का डेवलपमेंट पाथ आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि क्या क्या रहा। तो यूनिट 1, 2, 3 लास्ट के तीनों यूनिट्स ने आपको यही बताया कि इंडिया ने कैसे डेवलपमेंट पाथवे पर आगे चला, क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की उसने। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे, ये देखिए पॉलिसी कौन कौन सी अडॉप्ट की, डेवलपमेंट पाथवे कैसा था आपका। और लास्ट 2 डिकेड से जो हमने 1991 में रिफॉर्म पॉलिसी अपनाई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जो इसमें ग्लोबलाइजेशन है ये चैप्टर इससे बड़ा रिलेट करता है, क्योंकि जैसे ये आप एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, हम चाइना पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बात कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपनी गुड्स सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, अपने फैक्टर्स का भेजता है उधर, वहाँ से अपने फैक्टर्स मंगवाता है। तो इसके ना शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हर कंट्री पर। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं चैप्टर क्या कहना चाहता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि हर कंट्री क्या करती है, फॉर्म्ड करती है रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। तो यहाँ एक एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही बनता है आपका। एनसीईआरटी जो आपसे पहला क्वेश्चन करती है वो यही करती है कि वाई आर रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स, वाई आर फॉर्म अ वैरायटी ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स। वाई, मैं यहाँ वाई यूज़ कर रहा हूँ बस, वाई आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये है वाई आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स। तो आप बताओ क्यों बनाते हो आप, सोचो इस बारे में कि क्यों आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ग्रुपिंग करते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ बातें हैं कि हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहला तो है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ऐसा करते हैं। देखिए जब एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ती है तो आपके और आपके पड़ोसी जब आप सब आपस में एक साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती है। आपको पता होगा कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो समझ लो। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी होता है कि कुछ चीज़ें हमारे देश में लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस की जा सकती है,
जैसे कि हमारे यहाँ गेहूँ चावल लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, पर गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो गेहूँ चावल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर हाँ वहाँ क्रूड ऑयल्स वगैरह, वहाँ पेट्रोल्स वगैरह लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हम लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसे हम अपने फैक्टर्स के थ्रू प्रोड्यूस करें, जो वो लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो उसे प्रोड्यूस करें, फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें उन गुड्स एंड सर्विसेज का। इससे हम अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और अपनी ग्लोबल नीड को पूरा कर पाएंगे। तो कुछ रीजंस हैं एनसीईआरटी ने बताए हैं कि क्यों कोई कंट्री ग्रुपिंग्स फॉर्म करता है, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ता है और कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बेनिफिट्स लेता और देता है। तो चलिए देखिए पहले पैराग्राफ में इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो आपके नेशंस हैं हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आपके पड़ोसी ने क्या किया, उसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं और उनकी वीकनेस क्या है, वो कहाँ बेहतर हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये समझने के लिए ये हमारी बहुत मदद करता है। तो उनकी स्ट्रेंथ पता करनी हो, उनकी वीकनेस पता करनी हो, उनसे कंपैरिजन करना हो, इन सब में आपको ग्रुपिंग्स बेनिफिट देता है। तो ये समझिए कि आप अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो आप अपने नाइबर्स का डेवलपमेंट पाथवे देख सकते हैं, उन्हीं पाथवे को फॉलो कर सकते हैं और फिर उस पर चल सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कैसे आप अपने देश से डेवलपमेंट प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी अच्छी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ ही आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हम दो कंट्रीज़ मिलकर अपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज करके देश को ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें पहला रीज़न यहाँ से यहाँ मिल जाएगा आपको कि ये कारण है जिसकी वजह से हम लोग दो कंट्रीज़ आपस में ग्रुप्स क्रिएट करती है। इसके बाद आगे लिखा है ग्लोबलाइजेशन। तो देखो ग्लोबलाइजेशन को भी एक यहाँ इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलपिंग नेशंस के लिए ज़रूरी समझा गया है, उनके लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है उनके साथ कॉम्पिटिट करना है, एक प्रॉब्लम तो ये है। और साथ ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके भी साथ कॉम्पिटिशन करना है इनको। तो इसलिए इनके लिए ये ज़रूरी है समझना कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ऐसा क्या पॉलिसी मेक की और क्या हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्रीज ये किस तरह की पॉलिसी और प्लान्स बना रहे हैं ताकि हम लोग उसको बीट करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन। और तीसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि साथ ही हम अपने नाइबर्स का, अपने पड़ोसी देशों का इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे कंडक्ट की जा रही है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, क्योंकि आपकी कंट्री में और आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होने वाले सभी तरह के ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं ह्यूमन्स लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्यों ग्रुप्स बनाते हैं, क्यों एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ती है और कैसे वो अपना और सबका डेवलपमेंट करती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम लोग अपनी रिसोर्स, अपनी इन्फॉर्मेशंस, अपनी नॉलेजेस शेयर करें। आगे देखते हैं ये चैप्टर किसके बारे में पढ़ाता है। तो लिखा हुआ है कि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ को कंपेयर करेंगे, जिसमें उसने नाम लिया है कि हम अपने दो पड़ोसी हैं जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ कंपैरिजन करेंगे। और साथ ही ये बताया गया है कि जो यहाँ इंडिया से रिलेटेड एक बात लिखी गई है कि जो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे इंडिया, पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम लोग सभी धर्मों को मानने वाले हैं, हम लोगों के देश में इक्विटीज़ हैं, तो ये सब करते हुए लिखा हुआ है। और हम डेमोक्रेटिक हैं, तो द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ वेडेड टू अ सेकुलर एंड डीपली लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी। तो ये एक अच्छी बात लिखी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी है तो इंडिया के लिए तो अच्छा ही लिखेगा। एंड उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या लिख रहा है कि मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर्स, वहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ पाकिस्तान की इसने एक नेगेटिव बात लिख रखी है कि पाकिस्तान में आपको पता होगा मिलिट्री जो है उसका कंट्रोल होता है। ऐसी चाइना को इसने सेंट्रल कमांड इकोनॉमी का है। तो ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि हम यहाँ तीन अलग अलग तरह के देश की बात कर रहे हैं, जिसमें एक का कंट्रोल सिंगल पार्टी रूल है, एक में मल्टीपल पार्टी रूल है, एक में सिंगल पार्टी रूल है, एक में मल्टीपल पार्टी रूल है, और एक कंट्री के अंदर मिलिट्री पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स रन कर रही है। तो देखा जाए तो वैसे तो हमारे में कोई भी समानता नहीं है, बट फिर भी हम इन तीनों देशों को के कंपैरिजन को समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ से एनसीईआरटी ने आपके लिए दो क्वेश्चंस बनाए हैं। हम एक पीडीएफ पे साथ साथ उन दोनों क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स की ड्राफ्टिंग को भी समझते हैं। इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। आपके यूनिट 4 में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान चैप्टर से जो इंट्रोडक्शन है उससे दो क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि वाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स फॉर्म्ड। तो
बेसिकली टॉपिक ही यही है कि एक देश का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रिलेशन क्यों होता है, या बहुत सारे देश आपस में मिलकर ग्रुपिंग क्यों करते हैं। तो सोचिए, आप ही सोचिए कि दो देश या दो से ज़्यादा देश आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप क्यों बनाते हैं। तो देखिए, पहला इसमें बताया गया है कि इस ग्रुपिंग का रीज़न होता है अपनी इकनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, अपनी इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए अपनी इकनॉमिक ग्रोथ को हम ऐसा करते हैं कि दो या तीन से ज़्यादा देश मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं। और हमारे देश में भी आपने सुना होगा, वर्ल्ड में कई तरह के ग्रुप्स हैं जहाँ सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पर आपस में डिस्कशन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। तो चलिए हम अपने एनसीईआरटी के लाइंस को लेकर आए हैं यहाँ कि उस इंट्रोडक्शन से क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। तो देखो, लिखा हुआ है कि ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म अ वैरायटी ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स टू स्ट्रेंथ देयर इकनॉमीज़। तो अपनी इकनॉमीज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स में आता है और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, टू स्ट्रेंथन देयर इकनॉमिक्स। तो अपनी इकनॉमिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम ग्रुपिंग्स क्रिएट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरे पॉइंट में लिखा है कि ग्रुप, जब हम 2 देश या उससे ज़्यादा देश आपस में ग्रुप्स करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने पड़ोसी देशों की, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, ये सब अच्छे से समझ पाते हैं। तो हेल्प्स देम टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ देयर नाइबर कंट्रीज़। तो आप अपने पड़ोसी देशों को समझते हैं, समझ पाने में सक्षम होते हैं जब आप ग्रुपिंग्स बनाते हैं। इसी तरीके से तीसरा लिखा हुआ है कि आप उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को समझ पाते हैं। अगर आपके पड़ोसी देश की ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो आप समझ पाते हैं कि किस वजह से, किस पॉलिसी की वजह से उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और आप उसी तरह के ग्रोथ प्रोसेस को, उसी तरह के डेवलपमेंटल प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं ताकि आपके भी देश तरक्की करे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। 4th पॉइंट लिखा है कि हम ग्रुपिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम जो भी उस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच आपस में शांति और स्थिरता बनी रहे। मतलब पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, मेंबर्स के तौर पर रहते हैं, तो हमारे पास कुछ राइट्स होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो हम एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं, बातचीत के द्वारा ज़्यादातर समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो शांति और स्थिरता बनाए रखने में भी आपकी बहुत मदद करता है। इसी तरीके से 5th पॉइंट बनाया गया यहाँ कि ये आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ आप अपनी बातें रख सकते हैं, और आप सब एक पर्टिकुलर कोई इशू है जो आप सब से रिलेट करता है, उसको भी लेकर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि आज के समय में इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है जिसको सभी देश चाहते हैं उस पर बात करना और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना। तो ये कुछ रीज़न्स दिए हैं हमने कि जिस वजह से 2 कंट्रीज़ या 3 कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाती हैं। साथ ही अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पहले वाले क्वेश्चन का ही आंसर है कि व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। वह विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला तो वही पहले वाला क्वेश्चन ही इसका आंसर है कि हम जब रीजनल और ग्लोबल ग्रुप्स बनाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए तो हम ग्रुप्स बनाते हैं, इसलिए तो हम लोग एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन। तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो हम अपनी इकोनॉमी को रीजनल और ग्लोबल ग्रुप्स के माध्यम से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, साथ ही विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ाई है कि ग्लोबलाइजेशन होता है जब आप एक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब कि चीज़ बन आपके देश में रही है और बिक पूरी दुनिया में रही है। तो ये भी आपको बाउंड्री लेस मार्केट प्रोवाइड करता है, बॉर्डर लेस मार्केट प्रोवाइड करता है, लोकल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाता है। साथ ही अगर आप जाएंगे आगे तो आपको मिलेगा लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की सहायता से एफडीआई को आप बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कंट्री में एफडीआई को प्रमोट करके अपने वर्क फोर्स को एम्प्लॉयड कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 फैक्टर्स हैं, 3 रीजंस हैं, 3 वजह है जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन से बने हुए हैं। आप अगर इंट्रोडक्शन को पढ़ के आए हो तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। और आप इसमें मैंने जो वर्डिंग्स यूज़ की है वो प्योर एनसीईआरटी की वर्डिंग है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो।